हेलो मोहन। हेलो, कौन? मोहन, मैं तेरी माँ कुसुम। हेलो, कैसा है बेटा? और प्रिया कैसी है? हम सब ठीक है माँ। मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी बताओ ना क्या काम है। वो बेटा, स्वाति का स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है। उसके कॉलेज के सर कहते हैं वो बहुत आगे जा सकती है। अभी उसे ट्रेनिंग के लिए सोनपुर जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तो बेटा, सोनपुर जाने में बहुत खर्चा होगा, तो मुझे थोड़े पैसे दे देता तो मैं 3 महीने में लौटा देती तुझे। माँ, इस महीने तो मेरा भी बहुत खर्चा हो गया है, और वैसे भी माँ, ये सब पैसों की बर्बादी है। कुसुम अपने बेटे मोहन से मदद मांग रही थी। ठीक उसी वक्त उसकी बेटी स्वाति भी कान लगाकर ये सारी बातें सुन रही थी। मोहन के जवाब से वो बहुत दुखी हुई और वहाँ से रोती हुई चली गई। कुसुम के 2 बच्चे थे, मोहन और स्वाति। कुसुम के पति हरि स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, मगर अचानक जब एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई तो कुसुम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी कुसुम ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन अब बुढ़ापा उसके पैरों की बेड़िया बन रहा था। अरे तू रो क्यों रही है पगली? तेरी माँ अभी जिंदा है। नहीं माँ, रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे? तो चिंता मत कर बेटा, मैं अपने कान की बालियां सोनार के पास गिरवी रख दूंगी। मुझे नहीं जाना सोनपुर, मुझे नहीं खेलना। अब आगे बस बहुत हो गया। स्वाति भूल गई क्या? तुझे तेरे पापा का सपना पूरा करना है, देश के लिए मेडल लेकर आना है तुझे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी। उस रात स्वाति सो तो गई, मगर कुसुम की आंखों में नींद नहीं थी। कुसुम के पति हरि एक शानदार एथलीट थे, मगर गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनका सपना था कि उनके बच्चों में से मोहन सरकारी टीचर बन गया। उनका सपना था कि मोहन सरकारी टीचर बने, और आखिरकार वो बन ही गया। सरकारी नौकरी लगी तो उसका अच्छे घर में रिश्ता भी हो गया। लेकिन बहू ने आते ही गांव में रहने से मना कर दिया और मोहन अपनी पत्नी प्रिया के साथ शहर चला गया। उन्होंने कभी कुसुम और स्वाति की किसी जरूरत का कभी ख्याल नहीं किया। स्वाति, ले बेटा, ये रही तेरी बंगाल जाने की टिकट, और ये कुछ पैसे, इन्हें संभाल कर रख ले, वहाँ काम आएंगे। और सुन, आज शाम को चलकर अपने लिए नए जूते भी ले लेना। उसे छोड़, बस तू अपने पिताजी और अपना सपना पूरा कर, समझी? स्वाति बहुत तेज दौड़ती थी। ये हुनर उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। उसके कोच भी उसकी रफ्तार देखकर हैरान थे। इसीलिए वो चाहते थे स्वाति दिल्ली में होने वाली ऑल इंडिया सिलेक्शन में हिस्सा ले। 2 दिन बाद स्वाति अपनी माँ से विदा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई और वहाँ अपनी ट्रेनिंग में जुट गई। 3 दिनों तक लगातार सिलेक्टर्स ने सबकी परफॉर्मेंस को देखा और खिलाड़ियों को वापस जाने को कह दिया। स्वाति भी सिलेक्शन कम्युनिटी के फैसले के इंतजार में घर वापस आ गई। स्वाति, चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों नहीं जाना है? क्या तुम भूल गई चिंटू का जन्मदिन है? आज देखना, मैं उसके लिए ये शर्ट लेकर आई हूँ, अच्छी है ना? अरे हाँ, आज तो चिंटू का जन्मदिन है, पर माँ, मैं नहीं जाऊंगी भैया के घर। गुस्सा छोड़ दे, भूल जा। चिंटू के लिए कल लेना, वह कितना खुश होगा ये नई टी-शर्ट देखकर। कुसुम की जिद पर स्वाति तैयार हो गई। दोनों बस पकड़कर शहर पहुँचे, लेकिन उन्हें दरवाजे पर देखते ही मोहन और उसकी पत्नी प्रिया का मुंह उतर गया। हालांकि मोहन का बेटा चिंटू अपनी दादी और बुआ को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह मेरा राजा बेटा, देखो तो तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई है दीदी। प्रिया बेटा, इसे पहना दो। माँ जी, वो मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाद में पहना दूंगी। अरे पर मैं इतने प्यार से लाई हूँ। रहने दो ना, बाद में पहन लेगा। प्रिया कुसुम की दी हुई शर्ट लेकर रसोई में चली गई। उसके पीछे मोहन भी रसोई में चला गया। मैं अपने बच्चे को ये हरगिज नहीं पहनाऊंगी। मेरा बच्चा ये 2 कौड़ी की शर्ट पहनेगा। अरे धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। अरे मत पहचानना, लेकिन तुम भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए अब। स्वाति और कुसुम हॉल में बैठे सब कुछ सुन चुके थे, और जब तक मोहन दोनों के लिए पानी लेकर आया तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। कुसुम का दिल टूट गया था। इसके बाद ना तो मोहन ने उससे बात की और ना ही कुसुम ने उसे फोन किया। और फिर वो दिन भी आया जब दुनिया का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। उसे देश की तरफ से खेलने के लिए चुन लिया गया। 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो खेलने के लिए अमेरिका चली गई और वहाँ उसने देश का झंडा बुलंद कर दिया।
कड़ी लगन और मेहनत से स्वाति ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। वक्त बदल रहा था। स्वाति रातों रात स्टार बन चुकी थी। देश की जानी मानी कंपनियां उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी और अब स्वाति को भी कोई कमी नहीं थी। माँ, मैं जब ट्रेनिंग में थी ना, तब मेरी मुलाकात मुकेश से हुई थी। वो भी दौड़ता है देश के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ, अखबार में उसकी फोटो देखी थी। माँ, वो हम दोनों, मेरा मतलब है कि कुसुम स्वाति की बात समझ चुकी थी। वो उसकी पसंद से बहुत खुश थी। कुसुम ने बिना वक्त गवाए स्वाति और मुकेश का रिश्ता तय कर दिया। अपनी शादी के लिए स्वाति ने बड़े अरमानों से देश के जाने माने फैशन डिजाइनर से अपना लहंगा तैयार करवाया, जिसकी कीमत लाखों में थी। शादी का मंडप तैयार था और वहाँ प्रिया और मोहन पहुँचे। प्रिया के हाथों में एक थैला था जिसमें वो स्वाति के लिए एक लहंगा खरीद कर लाई थी, लेकिन जब उसने स्वाति के चमचमाते लहंगे को देखा तो आगे बढ़कर उसको देने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिया ने अपना थैला अपने पीछे छुपा लिया, मगर स्वाति ने आगे बढ़कर उसके हाथ से थैला लिया और उसे खोल कर देखा। उसने प्रिया से कुछ नहीं कहा और उसे थैली को लेकर कमरे के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसने अपनी भाभी का दिया हुआ लहंगा पहना था। प्रिया के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन कुसुम और स्वाति जानती थी कि वो क्या कहना चाहती है। स्वाति ने आगे बढ़कर प्रिया को गले से लगा लिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया और सब मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहने लगे। छोटी बहन की साड़ियाँ। ये कहानी है उषा की दो बहुओं की, बड़ी बहू निमृत और छोटी बहू विशाखा की। जहाँ निमृत अपनी सादगी के लिए पहचानी जाती थी, तो वहीं उषा की छोटी बहू विशाखा अपने चमकीले भड़कीले कपड़ों के लिए। ऐसे ही सुबह सुबह राधे राधे बड़ी बहू, निमृत जल्दी से एक कप चाय पिला दे ताकि मेरी आँख खुल सके। माँ जी, मुझे माफ करना, आज मुझे उठने में देरी हो गई है। मैं जल्दी से नहाकर पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी चाय बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तू अकेले घर संभाल रही है। इतना बोलकर उषा खुद अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहू विशाखा को देखती है। विशाखा ने काफी मेकअप किया था और बहुत भारी साड़ी पहनी थी। उसको इतना सजा धजा देखकर उषा की नींद पूरी तरह टूट जाती है। वो हैरानी के साथ अपनी छोटी बहू से कहती है, आहरता तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर, और घर में किसी को बताया क्यों नहीं? अरे मुझे ना सही अपनी जेठानी को ही बता देती। इतनी तैयार होकर तो किचन में आई है खुद खाना बनाने। अरे तू हट जा, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। वैसे तुझे जाना कहाँ है? इतनी सुबह सुबह जो इतने तड़के भड़कीले कपड़े पहने हैं, किसकी शादी है आखिर? माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। आपको क्या हो गया है? विशाखा की बात सुनकर उषा को याद आता है कि विशाखा घर का कोई काम नहीं करती और सुबह के 10 बजे उठती है। उठने के साथ ही इस तरह से तैयार हो जाती है और इस तरह की साड़ी पहनती है मानो जैसे वो किसी शादी या पार्टी में जा रही हो। माफ करना विशाखा बहू, आज से पहले तुझे इतनी सुबह रसोई घर में कभी देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तेरी सुबह तेरे इन भड़कीले साड़ियों से होती है। मुझे लगा किचन में तुम थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनती होगी, पर तुम तो हर समय टिप टॉप बनी रहती हो। माँ जी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब आप मेरा मजाक नहीं उड़ाती। वैसे भी घर की बहू को तैयार होकर रहना चाहिए, और इस साड़ी में क्या खराबी है? शादी के बाद तो ऐसी ही साड़ी पहननी चाहिए। जेठानी जी की तरह सिंपल थोड़ी बनकर रहना चाहिए। आखिर देखने वालों को भी पता चले कि मैं इस घर की बहू हूँ। इतना बोलकर विशाखा रसोई घर से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन उषा की बहन उषा की दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती है। उषा की दोनों बहुओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी जी, तुम्हारी एक बहू इतनी सिंपल और सादगी से भरी पड़ी है। इसने कितनी हल्की साड़ी पहनी है, तो वहीं दूसरी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं जा रही हो। अरे इतनी गर्मी में भला इतनी भारी साड़ी और इतना चमकीली साड़ी कौन पहनता है? तुम तो आजकल की बहू हो, क्यों पुराने मॉडल को अपना रही हो? मौसी जी, विशाखा की अभी नई नई शादी हुई है। उसके पास मेरी जैसी प्लेन साड़ियाँ नहीं है, इसीलिए इस तरह की चमकीली साड़ियाँ पहनती है। पर आप चिंता मत कीजिए,
मैं अपनी जैसी साड़ियाँ विशाखा को भी दिला दूंगी, फिर आपको ये सादगी में नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी सिंपल प्लेन साड़ी पहनना पसंद नहीं है। मैं गरीब थोड़ी हूँ, मैं गरीब जैसे कपड़े क्यों पहनूं? विशाखा इससे आगे और कुछ कहती उससे पहले निमृत उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर विशाखा है जो किसी की सुनना पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी ओर उषा की बहन विशाखा का मजाक बनाने लगती है। अरे जीजी, ये तुम कहाँ से नमूना ढूंढ कर लाई हो? ये तो शादी पार्टी में भी तुम्हारे नाक कटवा देती होगी। ये तो किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में जाती होगी तो खुद ही दुल्हन बन जाती होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे समय पर भी हमें इसी तरह से रहने को कहा जाता था और ऐसे ही चमकीली साड़ी पहनाई जाती थी ना। मेरी बहू बस पुराने फैशन को फॉलो कर रही है, इसमें खराबी ही क्या है? उषा अपनी बहू की साइड लेती है और अपनी बहन को डांट देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे अपने पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन में जाना होता है, जहाँ विशाखा तो तैयार हो जाती है और अच्छी साड़ी भी पहनती है, पर निमृत हमेशा की तरह साधारण बनकर आती है, जिस वजह से पार्टी में आए सभी लोग उषा से कहते हैं, उषा बहन, तुम बहुओं में फर्क करती हो क्या? तुम्हारी छोटी बहू ने कितनी महंगी और अच्छी साड़ी पहनी है, वही तुम्हारी बड़ी बहू ने इतनी सिंपल और साधारण सी साड़ी पहनी है। और छोटी बहू को शुरू से ही चमकीली भड़कीली साड़ी पहनने की आदत है और वो जानती है कि साड़ी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो खास वैसे ही पसंद करती है। उषा, अब हमसे क्या छुपाना, हम भी साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने छोटे बेटे बहू से बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि हम सबको दिख रहा है, पर इतना भी फर्क मत करो कि एक बहू तुम्हारी नौकरानी जैसी लगी और एक बहुरानी जैसी। उषा जो हमेशा अपनी छोटी बहू को सिंपल साड़ी पहनने को कहती थी, आज उषा की उसी बहू की तारीफ हो रही थी जो हमेशा साधारण और सिंपल रहना पसंद करती थी। अब उसके सिंपलपन का मजाक उड़ाया जा रहा था, पर ये सब कुछ विशाखा से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसी वक्त अपनी जेठानी को घर ले जाती है और जबरदस्ती अपनी साड़ी पहनाकर दोबारा से पार्टी में ले आती है और पार्टी में मजाक उड़ाने वाले सभी लोगों का मुंह बंद कर देती है। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी जेठानी जी? अब तो आप सबको ऐसा नहीं लगता ना कि मेरी सास बहू में कोई फर्क पड़ती है? मैं नहीं जानती थी कि मेरी साड़ी और मेरे सिंपल कपड़ों का आप लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई सिंपल रहना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये तो बस इंसान की पसंद होती है। अरे बहू छोड़ो, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते कि हमारे घर में कितनी एकता है और आपस में कितना प्यार है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं पर नाज है। एक बहू सादगी से पहचानी जाती है और दूसरी बहू का तो जवाब नहीं। आज तो मेरी छोटी बहू ने सबका मुंह बंद कर दिया। उषा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहू को फंक्शन में कैसे कपड़े पहनने हैं इसका पता था, तो वही बड़ी बहू को घर में कैसे सिंपल रहना है और घर को कैसे संजो कर रखना है ये पता था। पार्टी खत्म होने के बाद उषा अपनी बहुओं के साथ घर आती है और घर आते ही विशाखा हमेशा की तरह भारी और चमकीली साड़ी पहनकर अपनी जेठानी की तरह सिंपल साड़ी पहनती है। पहली बार विशाखा की ऐसी साड़ी देखकर उषा और निमृत दंग रह जाते हैं। अरे विशाखा, ये क्या, आज सूरज पश्चिम से उगा क्या? दीदी, सूरज अपनी जगह से उगा है और अपनी जगह डूबेगा। बस आज पार्टी में कुछ औरतों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि हर समय चमक दमक वाली साड़ी पहन के रखना अच्छा नहीं, और आप भी अब से फंक्शन में सिंपल बनकर ही जाओगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी और माँ जी की कोई भी इंसल्ट करे। विशाखा जो बेवकूफ की तरह घर में भी पार्टी वाले कपड़े पहनती थी, आज उसकी समझदारी देखकर उषा और निमृत को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहती है।